प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा हमसाया मुल्क भारत पूरी दुनिया में अपने सेकुलर होने पर बहुत नाज करता है, लेकिन इसी सेकुलर भारत में ऐसे वाक़यात सामने आते हैं जिससे अक्सर व बेशतर इसके सेकुलरिज्म का चेहरा बेनकाब हो जाता है। जी हाँ, ऐसे ही हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की जूनियर वजीर निरंजन ज्योति ने अक़लियतों के बारे में इंतहाई तज़हीक आमेज़ ज़बान इस्तेमाल की और उन्हें बुरा भला कहा। नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर उन पर मुल्क के अंदर शदीद तनकीद की गई और बाकी तमाम जमातों ने, तकरीबन तमाम ही जमातों ने उन्हें तनकीद का निशाना बनाया। न सिर्फ तनकीद का निशाना बनाया बल्कि उनके इस्तीफ़े का भी मुतालबा किया। लेकिन यहाँ पर एक अजीब सी बात यह सामने आई कि जब तमाम सियासी जमातें ये मुतालबा कर रही थीं कि निरंजन ज्योति जो ये वजीर हैं जिन्होंने ये बयान दिया वो इस्तीफा दें, उस वक्त भारत के वजीर आजम न सिर्फ उनके इस्तीफा लेने के हवाले से कोई बात कर रहे थे बल्कि उनका दिफा करते पार्लियामेंट में नजर आए। बात यहां तक बढ़ी कि कांग्रेस की तर्जुमान ने यह तक कह दिया कि ये जो बयान सामने आया है निरंजन ज्योति का, ये दरअसल जमहूरियत को गाली देने के मुतरादिफ है। जबकि नरेंद्र मोदी जो गुजरात में फसादात की वजह से हमेशा तनकीद का निशाना रहे और 2002 में होने वाले फसादात में 800 मुसलमान को कत्ल किया गया था, उसका इन्हीं पर लगता है ये अपनी वजीर को बचाने की कोशिश करते रहे। और भारत के अंदर देखा यह जा रहा है कि इस्तीफे के हवाले से मोदी पर दबाव जरूर डाला जा रहा है, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि वो ये इस्तीफा ले। इसी पूरे मामले पर इस खबर पर बात कर लेते हैं कि भारत में किस तरह का रिएक्शन हो सकता है, क्या वाकई इस्तीफा लेने पर मजबूर हो जाएंगे भारतीय वजीर आजम या फिर नहीं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर भारतीय सहाफी पुण्य परसून बाजपेयी साहब, शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो मोदी कैबिनेट की वजीर है उन्होंने खासे इंसल्टिंग कॉमेंट्स पास किए थे उन लोगों के हवाले से जो कि हिंदू नहीं है या हिंदू मजहब से ताल्लुक नहीं रखते हैं। भारत में बड़ा सख्त रिएक्शन सामने आया, इस्तीफे के लिए दबाव भी डाला जा रहा है मोदी सरकार के ऊपर, लेकिन मोदी जो है वो इस्तीफा नहीं लेना चाहते। इस मामले को आप किस तरह से देखते हैं? आप नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया है पार्लियामेंट के भीतर राज्यसभा में, और ये मेरे ख्याल से जिस तरह से अपशब्द कहे गए उनके कैबिनेट मिनिस्टर के जरिए, प्राइम मिनिस्टर के पास दूसरा कोई ऑप्शन होता नहीं है कि वो जवाब दे दे, और जवाब दे दिया गया। और पार्लियामेंट्री की तरफ से जो लगातार हंगामा, इसके पॉलिटिकल मैसेजेस ज्यादा हैं बनिस्बत ये कि इस्तीफा लेने की परंपरा या इस्तीफा लेने की कोई भी स्थिति इससे पहले हिंदुस्तान में कभी रही नहीं है। अब शब्द का इस्तेमाल हुआ है पार्लियामेंट में, इससे पहले भी हंगामा हुआ है। सवाल ये है कि पहली बार प्राइम मिनिस्टर मोदी पार्लियामेंट में घिर गए, ये उनके लिए एक मुश्किल सबब है। और इनका जो घिरना है वाजपेयी साहब इस वजह से भी तो नहीं है क्योंकि एक परसेप्शन बन चुका है कि मोदी साहब के आने के बाद हिंदू इंतहा पसंदी को वहां हवा मिली है। आप इस पर क्या कहेंगे? हवा मिली है या आपके एक स्पेस तो जरूर मिला है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इससे पहले यूपीए की गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे या कांग्रेस की सरकार थी, उस पीरियड में हिंदू जो ऑर्गेनाइजेशंस थे वो इस तरीके से मूवमेंट उनकी नहीं होती थी। और आज की तारीख में जाहिर है आरएसएस से बीजेपी निकली और आरएसएस एक हिंदूवादी संगठन है, तो उसको स्पेस रहा है, ये एक फैक्ट है। अच्छा वाजपेयी साहब, अगर बीजेपी का परसेप्शन हम देखें वहां पर मौजूद आवाम के अंदर, तो खुद बीजेपी एक हिंदू इंतहा पसंद जमात के तौर पर जानी जाती है, फिर खुद जो मोदी का जो परसेप्शन है वो भी खासी हद तक कंट्रोवर्शियल है। इस तरह वो गैर हिंदू कम्युनिटी में अपनी सपोर्ट को आगे आने वाले दिनों में किस तरह सस्टेन कर पाएंगे? ये सही है कि संघ परिवार से निकला हुआ बीजेपी है या बीजेपी को संघ परिवार का सपोर्ट है, और हिंदुत्व के एस्पेक्ट पे ही बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर मोदी जिक्र करते रहे हैं। ये एक उलझा हुआ सवाल जरूर है बीजेपी के लिए कि जो गैर हिंदू है उसके बीच उनकी पहुंच और पकड़ कैसे हो सकती है। शायद इसी चीज को देखते हुए पहली बार खुद जो विपक्षी दल है अपोजिशन से इस बात को समझ रहा है, और अपोजिशन शायद इसीलिए ये प्रेशर डाल रहा है कि एक लकीर खींचे और ये मैसेज कन्वे हो और शायद उनको सपोर्ट मिले, क्योंकि इलेक्शन में अपोजिशन को सपोर्ट मिला नहीं था। यही एक पॉलिटिक्स है जिस पॉलिटिक्स के बीच में एक लकीर खींची भी जा रही है। वाजपेयी साहब, भारत अपने सेकुलर तशख़्ख़ुस को दुनिया के सामने बड़े नाज के साथ पेश करता है। अगर मोदी साहब का यही रवैया रहता है कि वो हिंदुइज़्म को और हिंदू इमेज की प्रचार करते हैं, तो भारत का अपना तशख़्ख़ुस दुनिया में कैसे जाएगा? क्या किस तरह जस्टिफाई कर सकेगा भारत कि वो एक सेकुलर मुल्क है जबकि उसकी हुकूमत, उसकी सरकार जिस इमेज को पेश कर रही है वो हिंदुइज़्म का एक चेहरा है?
मसला है जो वक्तव्य दिए गए वो अपशब्द का है। इसको हिंदुत्व से जोड़ना मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है। और अपशब्द का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का जिक्र किया गया है कि आप किसी को अब्यूज नहीं करेंगे। वो हिंदुत्व वाला एस्पेक्ट नहीं है। इससे पहले भी जो पार्लियामेंट में मुद्दे उठे हैं वो अब्यूज के लिए उठे हैं। इसलिए इस मुद्दे के पीछे भी कोई अगर हिंदुत्व का एस्पेक्ट है, मेरे ख्याल से ऐसा है नहीं। सवाल सिर्फ इतना है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन इस बात का जिक्र करता है कि आप कम से कम किसी को गाली नहीं देंगे, अब्यूज नहीं करेंगे, जो इस बार हुआ है। तो ये कोई हिंदुत्व वाला एस्पेक्ट नहीं है और इससे सेकुलरिज्म या उसकी छवि के ऊपर अटैक ये नहीं है। इसकी वजह यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेकर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत निर्धारित शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया और उसको असंसदीय भाषा माना जाता है, यानी एंटी पार्टी शब्द माना गया है। इसलिए इसको लेकर बहुत बहुत शुक्रिया पुनिया परसून वाजपेयी साहब, सीनियर भारतीय सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे और वो बात कर रहे थे कि लफ्ज़ कहा गया और लफ्ज़ की गिरफ्त में आ गए हैं मोदी साहब। लेकिन ये लफ्ज़ ही तो होते हैं जो हमारा चेहरा पेश करते हैं, हमारा तशख़्ख़ुस बनाते हैं। और जब इस लफ्ज़ की गिरफ्त में भारतीय वज़ीर आज़म आ गए और वो अपने मौक़िफ़ पर अगर कायम रहते हैं तो फिर भारत अपनी सेकुलर पहचान से हमें दूर हटता नजर आएगा। यहाँ पर आपको एक बार फिर बताएं कि मोदी सरकार की एक जूनियर वजीर ने अक़लियतों के लिए इंतहाई तज़हीक आमेज ज़बान इस्तेमाल की थी। भारत में शोर भी मच रहा है, लेकिन भारतीय वजीर आज़म उनको इस वक्त बैक कर रहे हैं, उनका दिफा कर रहे हैं। और भारत की खबर के बाद अब वापस हम पाकिस्तान का रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान में खासतौर पर जो हमारी मौजूदा हुकूमत है, इसने मुख्तलिफ तौजीहात पेश की थी। एक जानिब धरने चल रहे थे, एहतजाज चल रहे थे, जल से जुलूस हो रहे थे, तो ये कहा जा रहा था हुकूमती एहलकारों की जानिब से, हुकूमती वज़रा की जानिब से कि इससे मईशत के ऊपर बड़े मनफी असरात पड़ रहे हैं। हमारी पहली जो तरजीह है वो मईशत की मजबूती है और इसके लिए तमाम मसाइल इसमें रुकावटें खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं। खास इक़दाम भी किए गए थे, दावे भी किए गए थे, लेकिन कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जिसके बाद ये लग रहा है कि मईशत में कुछ ऐसे इदारे हैं जो कि मुश्किल सूरत हाल का सामना इस वक्त कर रहे हैं और इसमें से PIA भी एक ऐसा ही इदारा है जो कि सफेद हाथी के तौर पर इस वक्त मौजूद है। कई गुना इन्वेस्टमेंट के बावजूद भी PIA अभी तक बहरानों से निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। PIA के पास वाजिबात की जो अदायगी है उसके लिए रकम ना होने के बायस पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने यह कहा जा रहा था कि 2 दिन से जेट फ्यूल की सप्लाई बंद ही कर रखी थी। कुछ दिनों से खबरें भी आ रही थी इस तरह की। PIA को यह कहा गया है कि PSO के 12 अरब रुपए अदा करने थे और कौमी एयरलाइन ने इस सूरत हाल का हल ये निकाला कि दूसरी कंपनियों से कर्ज पर जेट फ्यूल खरीद लिया है। और इसके अलावा PSO हुकाम का भी ये कहना है कि अगर कौमी एयरलाइन वाजिबात की अदायगी कर देती है तो फिर मजीद जेट फ्यूल उसे सप्लाई किया जा सकता है और अगर नहीं करती है तो फिर शायद ये फ्यूल सप्लाई नहीं किया जाएगा। अब किस तरह से मुल्की और बैनुल अक़वामी परवाजें शेड्यूल के मुताबिक चलेंगी, ये PIA के लिए एक बड़ी मुश्किल पेश हो सकती है। न सिर्फ PIA के लिए एक बड़ी मुश्किल है बल्कि हुकूमत जो गर्दिशी कर्जों के बहरान में जकड़ी हुई थी और इस मद में वो एक बड़ी रकम अदा भी कर चुकी है। एक मरतबा फिर गर्दिशी कर्जे बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और इस बढ़ते हुए हजम की वजह से उनकी अदायगियां मुश्किल हो गई हैं। एक तरफ PSO को नुकसान पहुंच रहा है, दूसरी तरफ PIA को नुकसान पहुंच रहा है। दोनों ही कौमी इदारे हैं और PIA को नुकसान पहुंचता है तो PIA में सफर करने वाली पाकिस्तानी आवाम को भी इससे नुकसान पहुंचता है। इस पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया था PIA के तर्जुमान हनीफ राना से। उन्होंने हमसे वादा भी किया प्रोग्राम में आने का, लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने इस पर बात करने से इनकार कर दिया। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त यहां पर होता है, आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।